नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 14 मार्च के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका टॉपिक होगा यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए पाठ्यक्रम को समझना। यानी कि जो भी स्टूडेंट सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वर्कशॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो आपके जो भी डाउट हैं सिलेबस को लेकर के, पाठ्यक्रम को लेकर के, वो यहाँ पर डील किए जाएंगे। आपको ध्यान में रखना है कि वर्कशॉप आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। बस आपको क्या करना है, इस वर्कशॉप के लिए खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि जो वर्कशॉप है वो 17 मई को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। और इसका जो आयोजन है, इसका जो लाइव प्रसारण है वो बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर होगा। तो जिसके पास भी ऐप नहीं है वो ऐप को डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, भारत में समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सही उत्तर चुने। पहला कथन क्या है, यूसीसी का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक समान सेट प्रदान करना है। तो बिल्कुल सही बात है। जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो उसका मतलब क्या है कि जो व्यक्तिगत मामले हैं जिसमें विवाह आता है, तलाक आता है, विरासत आता है, गोद लेने की जो नियम होते हैं वो आते हैं, उस पर जो है एक समान कानून बना करके देश में लागू करना। तो यही बेसिक कंसेप्ट है। यानी कि पहला कथन तो यहाँ पर क्या है, आपका सही है। देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, यूसीसी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में निहित एक प्रावधान है। याद रखिएगा कि जो यूसीसी है उसका जो हमारे संविधान में उसको डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और जो अनुच्छेद 44 है वहां पर इसको लेकर के क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों में नहीं बल्कि डीपीएसपी का हिस्सा है। तो यहां पर दूसरा कथन हो जाता है गलत। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, देश की आजादी के बाद से भारत के सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता समान रूप से लागू की गई है। ये भी गलत कथन है। तो यहां पर जो है तीसरा कथन भी गलत है, यानी कि एक कथन सही है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी, केवल एक कथन सही है। ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है, उत्तराखंड बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड गेट प्रेसिडेंट नोड, तो इसी के आधार पर यह क्वेश्चन रखा गया था आपके सामने। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन यहां पर दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है, भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। तो ये तो कथन गलत है। आप सभी जानते हैं कि जो नया प्रोसेस है उसमें क्या है कि एक सिलेक्शन कमेटी होगी। सिलेक्शन कमेटी में कौन होंगे, पीएम और उनके द्वारा जो मनोनीत कैबिनेट मिनिस्टर, और इसके अलावा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में वो इसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर इसके आधार पर देखा जाए तो पहला कथन तो ऐसे ही आपका गलत है, सभी को पता है। दूसरे कथन को देख लेते हैं। दूसरा कथन क्या है, भारत का संविधान कम से कम 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का आदेश देता है, लेकिन किसी भी समय अधिकतम 4 चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भारत का संविधान है वो इस तरह का कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाता। बस क्या कहा गया है, अगर हम अनुच्छेद 324 की बात करें तो क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रपति को जो उचित लगे उतने नंबर क्या हो सकते हैं, चुनाव आयुक्तों के हो सकते हैं। तो नंबर कहीं पर फिक्स नहीं है। तो यहां पर आप देखोगे कि दूसरा कथन भी यहां पर क्या है, गलत है। दोनों कथन गलत है, यानी कि आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। तो इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आया है, काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली टू इंक्लूड सीजीआई ऑन इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन पैनल। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें सीजीआई नहीं है, और यहाँ पर एक
अपील दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि सीजीआई को यहाँ पर क्या किया जाए, एक मेंबर के रूप में स्थापित किया जाए। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत में वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है? असर का संचालन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि असर जो रिपोर्ट है वो एक गैर सरकारी संगठन प्रथम एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। याद रखिएगा, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। तो यहाँ पर ये कहना है कि ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, तो यहीं पर जो है ये कथन क्या हो जाता है? गलत। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है? असर एक वार्षिक सर्वेक्षण है जो भारत में बच्चों के बीच शिक्षा और सीखने के परिणामों की स्थिति का आकलन करता है। तो असर का रिपोर्ट काफी व्यापक होता है, लेकिन आप देखोगे कि उसमें एक पहलू ये भी होता है कि बच्चों की शिक्षा का स्तर क्या है और उनके सीखने का स्तर क्या है। तो ये कथन यहाँ पर क्या है? आपका सही है। तो दूसरा कथन जरूर सही है, यानी कि दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या है? दूसरा कथन सही है और पहला कथन क्या है? आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। आइए इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है उसको हमने आज द हिंदू एनालिसिस में भी डिटेल में डिस्कस किया है, आप उसको यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पारिस्थितिक पर्यटन यानी कि इको टूरिज्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहला कथन क्या है? इको टूरिज्म पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्राकृतिक क्षेत्रों में लग्जरी रिजॉर्ट जैसी बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत अधिक निर्भर करता है। देखिए, इको टूरिज्म की जब हम बात करते हैं तो इको टूरिज्म का मतलब क्या है कि जो हमारे देश की जो समृद्ध प्राकृतिक संसाधन है वहां पर जो है लोगों को ले जाया जाए और उनको जो है उसी का अनुभव कराया जाए। तो वहां पर जो है बड़े बड़े होटल बनाना, बड़े बड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें बनाना, इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो है पारिस्थितिक तंत्र को बिना नुकसान पहुंचाए टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया, इस पर जो है जोर दिया जाता है। तो ये कहना कि यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी बड़े रिजॉर्ट बनाने की बात है, तो इस पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान, हाँ कुछ सुविधाएं जरूर वहाँ पर तैयार की जाएंगी, लेकिन इससे जो है वहाँ पर उसका जो प्राकृतिक नेचर है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, उसको जो है नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। तो ये कथन तो आपका गलत है। दूसरा कथन क्या है? जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों में गरीबी कम करने के लिए इको टूरिज्म एक संभावित उपकरण हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। जब टूरिस्ट वहां पर जाएंगे तो क्या होगा? लोकल मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, जो वहां पर रहने होटलों की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी, जो और इसके अलावा जो स्थानीय नागरिक हैं उनको कई तरह के जॉब मिलेंगे। तो कहा जाता है कि जिस एरिया में प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा है वहां पर इको टूरिज्म को बढ़ा करके आप क्या कर सकते हैं, वहाँ कुछ हद तक जो बेरोजगारी की समस्या और गरीबी की समस्या है उसको हम क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो दूसरा कथन तो यहाँ पर सही है। यूनिट कर देते हैं ए को और सी को। यहाँ पर तो आपका डी भी यूनिट हो गया। देख लेते हैं तीसरे कथन को भी। तीसरा कथन क्या है? इको टूरिज्म प्राकृतिक क्षेत्रों में जिम्मेदार यात्रा को बढ़ावा देता है, जो पर्यावरण का संरक्षण करता है और स्थानीय समुदायों की भलाई को बनाए रखता है। तो बिल्कुल दोनों कथन जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तीसरा कथन भी क्या है? यहाँ पर सही है। आंसर निकल करके आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। दूसरा और तीसरा कथन क्या है? यहाँ पर सही है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन 2021 से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो सही बात है। जो गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार। बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में कुछ प्रावधान केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित में आरबीआई को निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं। दूसरा कथन ये है। और यहाँ पर आप देखोगे कि तीसरा कथन है कि आरबीआई का गवर्नर आरबीआई अधिनियम से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। देखिए, पहला और तीसरा कथन तो यहाँ पर आप देखोगे कि बिल्कुल सही है। दूसरे कथन को लेकर के आपको यहाँ पर देखना है
कि भारत का संविधान कुछ, तो यहाँ पर आरबीआई और संविधान का कोई लेना देना है नहीं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आरबीआई कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, वो एक वैधानिक संस्था है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कथन इसलिए गलत है और इसलिए आपका आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और तीसरा कथन क्या यहाँ पर सही है। तो इसका आंसर क्या निकला, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसी तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के तथ्य में हम चर्चा कर लेते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था की। तो आप सभी जानते हैं कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और सर्कुलर इकोनॉमी को अगर आपको समझना है तो आपको समझना होगा सिर्फ 6R को। 6R का मतलब क्या होता है, पहला R क्या है, रिड्यूस, यानी कि सामग्री के उपयोग को कम करना। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है या फिर ऐसी कोई सामग्री है जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित होता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह का उपयोग, उसको क्या करना, कम करना। पहली बात तो ये। दूसरा क्या है, रीयूज, अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो उनको कोशिश करना कि उनको आप दोबारा से क्या कर सके, रीयूज कर सकें। तीसरा क्या है, रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब क्या है कि जो वेस्ट हो चुका है उसको हम लोग क्या करें, रिसाइकिल करें और फिर से उसको उपयोग करने युक्त बनाएं। क्या है, रिफर्बिशमेंट, यानी कि पुनः निर्माण, उसका उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, पुनः निर्माण कर सकते हैं। और फिर रिकवर है और लास्ट क्या है, रिपेयरिंग। तो इस तरह के काम करके हम क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको हम आसानी से कर सकते हैं और यही क्या है, आपकी सर्कुलर इकोनॉमी। तो एक तरीके से आप देखोगे तो इसको बढ़ावा देने का सरकार काम कर रही है और इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो चक्रीय अर्थव्यवस्था अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे। सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा लाया गया प्रोग्राम आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।